कर लें तो थोड़ा सा लंबा टाइम हम स्पेंड करते हैं आज, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो जो पुराना एक काम करना था वो कर लेते हैं। क्वेश्चन से कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए। तो हम ये कह देते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है यहाँ पे, एंड दैट चार्ज इज लेट्स से 9 माइक्रो कूलम, और पॉइंट ए यहाँ पे कहीं पे है, और दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे? तो सॉल्व कर लेते हैं इसे। So formula we can use is V is equals to 1 over 4 pi epsilon naught into Q over R। याद आता है? तो 9 एक्सपोनेंट माइनस 6 ओवर, इस पूरे की जगह पे we can just write 9 exponent 9, and R is 10 centimeters which would be 0.1। आप इसे सॉल्व करोगे, 9 exponent 9 into 9 exponent minus 6 divided by 0.1, so this gives you 8.1 exponent 5 वोल्ट, ठीक है। चलिए, बात है थोड़ा सा और आगे। लेट से मैं आपसे ये कहता हूँ कि आई हैव टू चार्जेस, यहाँ पे है 9 माइक्रोकूलम और यहाँ पे है -6 माइक्रोकूलम, और इनके बीच में जो पॉइंट है दैट इज समवेयर हियर, ये है पॉइंट ए। दिस डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर्स एंड दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन अभी भी सेम है। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए। अब क्या करोगे? तो सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम 9 माइक्रोकूलम टू ए। तो सेम फार्मूला 1 over 4 pi epsilon naught into 9 exponent minus 6 over 20 centimeters is 0.2, ठीक है। फिर हम फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम 6 माइक्रोकूलम्स टू ए। तो V is equals to 1 over 4 pi epsilon naught into -6 exponent -6 ओवर R विच इज 0.1। अच्छा, अब ये नई लर्निंग है। नई लर्निंग क्या है? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे स्टार करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज अ स्केलर कॉन्सेप्ट, ठीक है। दिस इज नॉट अ वेक्टर कॉन्सेप्ट, स्केलर कॉन्सेप्ट। ये स्केलर क्वांटिटी होती है। दैट मीन्स इसका जो साइन है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमें चार्ज के साथ इंक्लूड करना पड़ता है क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं, राइट। अगर आपको मैं याद कराऊं, इस सेम क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछता इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड आउट करो, तो आप चार्ज रखते 6 माइक्रोकूलम, राइट। क्योंकि वो जो माइनस साइन होता वो शो कर रहा होता डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, राइट। लेकिन अब प्रॉब्लम है इसके भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो सिंपल एक नंबर होता है। तो अब ये नंबर हमें नेगेटिव है या पॉजिटिव है, एज पर इट इज वही अपने फार्मूला में प्लग इन करना पड़ेगा, ठीक है। वही अपने फार्मूला में प्लग इन करना पड़ेगा, उस फार्मूला को आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग हियर। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 exponent 9 into 9 exponent minus 6 divided by 0.2. This gives you 4.0 exponent 5 volts. इसे सॉल्व कर लेते हैं। 9 exponent 9 into 6 exponent minus 6 divided by 0.1. So this gives you negative 5.4 exponent 5 volts. तो अब टोटल पोटेंशियल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है एट ए। तो हमें ये करना पड़ेगा कि हमें बेसिकली फिर जो हमारे पास डिफरेंट वोल्टेजेस हैं
उनको हमें ऐड करना पड़ेगा। सो लेट्स से इसे हम कर लेते हैं V1, इसे हम कर लेते हैं V2। सो दिस वुड बी V1 प्लस V2। तो V1 कितना है, 4.0 एक्सपोनेंट 5, प्लस ये V2 कितना है, 5.4 एक्सपोनेंट 5। सो अब आपका जो आंसर है वो क्या आएगा भाई, तो 4.0 exponent 5 minus 5.4 exponent 5, this gives you 1.4 exponent 5। ये बताओ बेटा, ये बात समझ में आती है, ये बात याद रहेगी? गुड जॉब, नाइस। अब एक क्वेश्चन आप पहले करो मेरे साथ, फिर मैं आपके साथ जो वर्कशीट मैंने भेजी थी, हम वो क्वेश्चंस में से एक करना शुरू करेंगे। तो फिर देखते हैं कि उसमें क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो लेट्स से वी हैव 10 माइक्रो कूलम, और प्लीज जल्दी से कर लेना, क्योंकि मेरा प्लान नहीं है कि मैं ये आज इसके ऊपर टाइम ज़ाया करूँ। मेरा प्लान है कि मैं इस लेसन को खत्म करूँ। दूसरा भी 10 माइक्रो कूलम है, ठीक है। ये पॉइंट है ए, दिस इज ऑलमोस्ट अराउंड 20 सेंटीमीटर्स। ये पॉइंट है बी, दिस इज ऑलमोस्ट अराउंड 10 सेंटीमीटर्स अवे। यहाँ पे आते हैं तो दिस इज अगेन 20 सेंटीमीटर्स, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे फाइंड आउट करके दें, कैलकुलेट पोटेंशियल एट ए, पार्ट 1। पार्ट 2 कर लेते हैं, कैलकुलेट पोटेंशियल एट बी। पार्ट 3 कर लेते हैं, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। पार्ट 4 कर लेते हैं, कैलकुलेट वर्क डन इफ अ प्रोटॉन मूव्स फ्रॉम ए टू बी। तो आई गिव यू 5 मिनट्स, आप ट्राई करो। एवरी फार्मूला इज नोन, कोई नई चीज नहीं है, वर्क डन का भी फार्मूला पता है, सब काम कर सकते हो। 5 मिनट्स में वेट करूंगा आपका, फिर आई सॉल्व इट, ठीक है।
तो आई थिंक यू माइट हैव डन इट ऑलरेडी। तो मैं शुरू करता हूँ, कुछ पार्ट्स मैं करना, तब तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पोटेंशियल एट ए अगर हम निकालेंगे, तो हम मैं डायरेक्ट फार्मूला में अगर प्लग इन करूँ, 9 एक्सपोनेंट 9 10 एक्सपोनेंट -6 ओवर जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 0.2 होगा, प्लस ये तो इसकी वजह से होगा ना, ए पे, और एक इसकी वजह से होगा ए पे। सो दैट वुड बी 9 एक्सपोनेंट 9 10 एक्सपोनेंट -6 और ओवर 0.3, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 9 एक्सपोनेंट 9 10 एक्सपोनेंट -6 divided by 0.2 plus 9 एक्सपोनेंट 9 into 10 एक्सपोनेंट -6 divided by 0.3। ये जो टोटल आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 7.5 एक्सपोनेंट 5। ये बताओ आप लोगों का आ रहा है ये आंसर पार्ट वन का? पार्ट वन का ये आंसर आ रहा है आप लोगों का? यस, गुड जॉब, गुड, नाइस। पार्ट टू की बात करते हैं। तो पार्ट टू में हमें बी पे निकालना है। तो नेचुरली अगर देखा जाए, नेचुरली अगर थोड़ा सा सोचा जाए, तो जब आप बी पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे, तो ये वाला और ये वाला वैल्यू सब सेम ही है, तो सेम ही आना चाहिए, राइट? क्या ख्याल? तो दैट मीन्स पार्ट थ्री पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी लिखा हुआ है ना? तो अब आप इसका फॉर्मूला याद रखोगे, दैट वुड बी वी बी माइनस वी ए। बिटवीन ए बी लिखा हुआ है तो वी बी माइनस, तो ऑब्वियस है 0 वोल्ट है। ठीक है। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट? So work done would be equals to potential difference in charge का product, so that would be 0, right? अब यहाँ पे आके एक डिस्क्लेमर दे देते हैं आपको। वो डिस्क्लेमर क्या है? फॉर ऑल दोज पॉइंट्स that have no difference in their potential, जैसे ए एंड बी हैं, आर इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। ठीक है, दीज आर बेसिकली नोन एज इक्वी पोटेंशियल पॉइंट। अच्छा, अब आते हैं ग्राफ्स पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं आपको एक चार्ज देता हूँ +Q, और मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करके दो, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल और आर का, तो वो कैसा होगा? तो आपने फॉर्मूला लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओवर आर, राइट? तो यू कैन सी कि ये तो कांस्टेंट है। रिलेशन क्या बन रहा है? इनवर्स बन रहा है ना, अगर चार्ज से में, तो इसे यूं होना चाहिए। क्या ख्याल? राइट? अच्छा, सेम गोज अगर मेरे पास होता नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज का सीन क्या होता? तो नेगेटिव चार्ज के लिए फार्मूला में ये माइनस हो जाता, तो ये फ्लिप हो जाता, ये डायरेक्टली फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता, इसका रिफ्लेक्शन बन जाएगा वेक्टर, क्योंकि v इज नाउ ये रिलेशन है नेगेटिव के साथ। ठीक है? ठीक है, ये बताओ, ये बात समझ में आती है?
रिलेशन लीनियर है इसीलिए ये कर्व है। ठीक है मेरा बच्चा। इनवर्स रिलेशनशिप है लीनियर, इनवर्स लीनियर रिलेशनशिप। अच्छा अब आते हैं, इफ वी हैव टू चार्जेस, तो लेट्स से एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। ठीक है, लेट्स से ये पॉइंट ए है, ये है पॉइंट बी। तो एक चार्ज है ये, एक चार्ज है ये। अब आपसे मैं ये कहता हूँ कि आप स्केच करो पी और आर का ग्राफ। अब आप क्या करोगे? तो होपफुली जिसने भी थोड़ा सा भी फोकस किया है वो बड़े आराम से फिगर आउट कर सकता है कि वी, और अगर सिर्फ ए को देखा जाए तो इसका ग्राफ ऐसे बनना चाहिए जो अभी हम कर रहे थे, राइट। सेम अगर हम बी के हिसाब से देखें तो पॉइंट बी के हिसाब से ये ऐसे बनना चाहिए। और अब जब हम इन्हें रिजल्टेंट बनाएंगे इनका, यानी कि इनका सम जो होगा, तो ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज ऐड हो जाएंगे, राइट। दैट मीन्स ये यहाँ से थोड़ा शिफ्ट कर जाएगा ऊपर। इसी तरह से ये हर पॉइंट पे थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा ऊपर, यहाँ तक जा सकते हैं। बुलेट से यहाँ से आप शुरू कर लें तो यूँ आप चले जाएं, तो ये इनका टोटल होगा, स्मूथ कर्व अगर आप बना लेंगे। ठीक है, दैट वुड बी वी टोटल। ये क्या है? ये है वी ए। ये क्या है? ये है वी बी। वो क्या है? वह वी टोटल। लेट से इसमें अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज, फिर क्या होगा? तो जब इस तरह से बना लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज के लिए ये होना चाहिए, राइट। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज के लिए ये होना चाहिए, राइट। ये नेगेटिव चार्ज के लिए होता है, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है। और अगर इनका सम टोटल कर लें हम, तो एग्जैक्टली मिड में ना लो, यहाँ पे थोड़ा सा कम होगा, बट वुड गो समवेयर लाइक दैट। जी जी बिल्कुल शहरियार, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बेटा बात समझ में आती? अब हमें लास्ट सेशन पे जाना है इसके, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे यू से।
So this is basically represented by U, which is equals to electrical potential into charge. तो सबसे पहले तो ये हो गई। तो दूसरा ये कि अब आप इसी से फिगर आउट कर लोगे कि इसका यूनिट क्या होगा। जूल्स, सिंबल का क्या होगा, वो होगा यू। और दिस इज बेसिकली वही जो आपने लिखा हुआ है, वर्क डन को ही कह सकते हो आप। क्योंकि अगर आपको याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इट्स सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर, ये लिखी हुई है बस, राइट। कोई नई चीज नहीं है। अब आते हैं अगर हम इसे रिलेट करें पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ से, तो वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। तो से आई हैव टू चार्जेस, सेम आइडेंटिकल चार्जेस, लाइक चार्जेस है मेरे पास। एक चार्ज है पॉजिटिव ये, और दूसरा चार्ज है पॉजिटिव बी। ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी। तो अब अगर मुझसे कहा जाए कि भाई आप ग्राफ स्केच करो इनका, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का और डिस्टेंस का, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला प्लग इन करें, तो V वॉज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओवर आर। इंटू क्यू आ जाएगा, राइट। तो ये चार्ज था और ये चार्ज था। दैट मीन्स रिलेशनशिप अगर आप देखोगे यू का और आर का, तो वो अभी भी इन्वर्स है ना, क्योंकि चार्जेस तो सेम है। तो ये रिलेशनशिप अगर ऐसे है, तो लाइक ऑल अदर चार्जेस, जैसे जैसे आर कम होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो इनवर्स रिलेशनशिप है। तो आर मैक्सिमम होगा तो फिर यू मिनिमम हो जाएगा। तो ये बनना चाहिए, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर इनके बीच में है आर, ये डिस्टेंस अगर कम हो तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, राइट। अच्छा, इसी तरह से अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो क्या होगा, लेट्स सी। एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, ए पे और बी पे। तो अब क्या होना चाहिए, तो अब आप अंदाजा लगा लें, वही होना चाहिए जो पहले हुआ था, फ्लिप हो जाएगा वो। क्यों फ्लिप हो जाएगा, क्योंकि अब ये रिलेशनशिप ऐसे बन जाएगा, राइट। इसके आप कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस करते हैं, वो थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच की होती है, बट आप कर सकते हो बड़े आराम से। तो मेरे पास यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है और वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये वाला देखो, जैसे जैसे ये चार्जेस करीब आएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी ना। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए जब आर मिनिमम हो यहाँ पर। और जैसे जैसे आर बढ़ रहा होगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। ठीक है। अल्फा पार्टिकल है, यहाँ पे मेरे पास है एक गोल्ड न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, विच इज, मैंने आपको बहुत पहले बताया था, विच इज अ हीलियम पार्टिकल। ठीक है। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब इसका क्या मतलब है, तो ये क्या हो सकता है। तो देखो, सीन कुछ इस तरह का है कि अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, तो अच्छा इसकी वेलोसिटी भी गिवन है, विच इज 2 एक्सपोनेंट 5 मीटर्स पर सेकेंड। और गोल्ड का डेटा थोड़ा सा हमें डेटा बुकलेट से लिख लेते हैं अभी। एटॉमिक नंबर 79 और 197, ये स्टेशनरी है, ये मूव नहीं कर रहा। ठीक है।
अच्छा, आप क्वेश्चन को थोड़ा सा प्लान करो। वो कह रहा है अल्फा पार्टिकल इसके पास जा रहा है और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालें। तो ये क्या होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट? देखो, जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल इसके पास जा रहा होगा, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे दोनों लाइक चार्जेस हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, जिसको रिपेल करेगा। इसका मतलब है कि ये इसके पास बिल्कुल तो नहीं पहुंच पाएगा, राइट। ये इससे पहले कहीं पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है उसकी वजह से रिपेल होना शुरू हो जाएगा, और मे बी ये इस पॉइंट पे आके या इसके थोड़ा आगे जाके कहीं रुक जाता है। तो उसे इस पॉइंट पे आके ये रुकता है, थोड़ी देर के लिए रुकता है, और फिर यहाँ पे ये रीबाउंड करता है यहाँ से वापस। ये रीबाउंड क्यों कर रहा है? क्योंकि एल्फा पार्टिकल इज बीइंग रिपेल्ड बाय गोल्ड न्यूक्लियस। तो ये जो डिस्टेंस होगा ना between the point where it came stationary and the center of the nucleus, that is the that is the distance of closest approach, यानी कि कितना करीब वो आ सका है उसके। Do we get this? तो एसेंशियली होगा क्या, अगर हम लेट से इस पॉइंट को एक्स कह दें जहाँ पे ये हादसा हुआ है, सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो हमें ये बात पता है कि जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स गोल्ड न्यूक्लियस, so what should happen? It should basically lose its kinetic energy, and that should be converted to gain in electrical potential energy। क्या ख्याल है? अब काइनेटिक एनर्जी क्यों लूज हो रही है? क्योंकि आप देखो यहाँ पे ये रेस्ट में आ रहा है, यहाँ पे इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी थी, स्पीड थी, राइट। तो जब स्लो डाउन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी तो कम हो रही होगी, और एनर्जी कंजर्वेशन ये कहती है कि काइनेटिक एनर्जी अगर कम हो रही होगी तो खत्म तो नहीं होगी, तो वही पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हो रही होगी। और अभी ये बात हमने की भी है कि जब दो चार्जेस करीब आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, राइट। तो ये इक्वेशन यहाँ पे वैलिड होगी। सबसे पहली चीज तो ये कर लेते हैं। दूसरा ये कि अब अगर हम इक्वेशन को प्लग इन कर लें तो दिस वुड बी हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो अभी आपने लिखा था यू, राइट। सही है। तो अब इसकी जगह पे कुछ प्लग इन और कर लेते हैं चीज़ों को। यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, आपको याद होगा, Q/D होना चाहिए, राइट। और एक और चार्ज होना चाहिए कैपिटल Q। ये बताइए फॉर्मूला समझ में आता है सबको? ये हमने क्या किया है, हमने लिखा है U इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई चैलेंज है, अब इसमें सिर्फ चीज़ें प्लग इन करते हैं। एल्फा का मास जो है वो है 4 एटॉमिक मास यूनिट। 4 एटॉमिक मास यूनिट क्यों होगा? क्योंकि चार्ज और मास होता है 2 और 4। इसके साथ साथ 1 एटॉमिक मास यूनिट की कन्वर्जन फैक्टर पेपर में गिवन भी होता है, बट आपको याद भी होना चाहिए। सो 1.6 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम्स। ठीक है। इसके साथ साथ भी आपको पता है क्वेश्चन में, दैट इज 2 एक्सपोनेंट 5 मीटर्स पर सेकेंड। इसके साथ साथ जो गोल्ड न्यूक्लियस है उसका जो चार्ज है उसको हम कर लेते हैं कैपिटल Q, तो उसका चार्ज होगा जितना प्रोटॉन्स हैं। सो 79 प्रोटॉन्स हैं। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 79 इंटू एक जो प्रोटॉन का चार्ज होता है, दैट इज 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम्स, राइट। इसी तरह स्मॉल क्यू जो होता है वो अल्फा पार्टिकल है, तो उसका चार्ज होगा 2p, तो वो होगा 2 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट -19c, राइट। तो ये सब वैल्यूज अगर आप प्लग इन कर दें यहाँ पे, मैथ्स बता दिया मैंने आपको, डी बता दिया मैंने आपको, आपको डी निकालना है, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। तो डी मेरे पास आ रहा है 2.7 एक्सपोनेंट -10 मीटर। ये बताओ, ये बात समझ में आती है?
थोड़ा सा और आगे जाते हैं। से मेरे पास एक ड्यूटेरियम न्यूक्लियस है, और ये यूं जा रहा है। इसके सामने मेरे पास एक दूसरा ड्यूटेरियम न्यूक्लियस है, ये यूं जा रहा है, वी और वी, और ये भी सेम ही है, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप फाइंड आउट करो, कैलकुलेट वी। जो डेटा गिवन है वो क्या है? वो है कि रेडियस ऑफ ईच न्यूक्लियाई इज 1.0 एक्सपोनेंट माइनस 14 मीटर। ये है, ठीक है। तो अब क्या होगा? तो सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा आसान सा सीन होगा। दोनों एक दूसरे के पास जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली दोनों एक दूसरे को टच कर सकते हैं। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, राइट। उसके बाद जाहिर है ये वापस जा सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेम थिंग, काइनेटिक लॉस इक्वल्स टू पोटेंशियल गेन। तो दैट वुड बी हाफ एम वी स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू, दोनों का चार्ज सेम है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओवर डी, राइट। तो अब अगेन प्लग इन करना है सब चीज़ों को। मास क्या होगा? एक आपको नजर आ रहा है, दोनों का मास नंबर 2 है, तो 2 यानी कि 2 × 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम। इसके साथ साथ भी अननोन है। डी आपको पता चल चुका है, डी गिवन है डायरेक्टली। तो अगर रेडियस एक का 1 एक्सपोनेंट माइनस 14 है, तो जो टोटल डी होना चाहिए वो होना चाहिए 2 × आर। तो दैट वुड बी 2 × 1.0 एक्सपोनेंट माइनस 14 मीटर्स, ठीक है जी। इसके साथ साथ चार्ज आपको पता है दोनों में एक एक प्रोटॉन है, तो 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। सब कुछ पता है। तो आप ये प्लग इन करोगे, एम पता चल गया, क्यू पता चल गया, डी पता चल गया, ये तो ऑलरेडी नोन है। वी आ जाएगा, मेरे पास भी आ रहा था 1.9 एक्सपोनेंट 6 मीटर्स पर सेकेंड। ये बताओ, ये बात समझ में आती है? नो रिस्पॉन्स। नो रिस्पॉन्स का क्या मतलब है भाई? बात समझ में नहीं आती, या सोच रहे हैं, या क्या लॉस्ट है? आगे। अच्छा, अब इसमें जो ज्यादा से ज्यादा मुश्किल हो सकता है वो क्या हो सकता है? मुश्किल तो नहीं, मतलब थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन हो सकती है। वही हो सकती है कि भाई एक न्यूक्लियस है, ठीक है जी, वो मूव करता है विद से 1 एक्सपोनेंट 5 मीटर्स पर सेकेंड, और यहाँ पे जाके ये एक स्टेशनरी न्यूक्लियस से स्ट्राइक करता है। ये एक स्टेशनरी न्यूक्लियस है, और इसका जो पोटेंशियल है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है कि आप पोटेंशियल देंगे तो परेशान हो जाए, क्योंकि आपको ये बात पता है कि पोटेंशियल से आप बड़े आराम से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। अच्छा जी, इस न्यूक्लियस का स्पेसिफिक चार्ज उन्होंने देने की कोशिश की है। कुछ बच्चे स्पेसिफिक चार्ज को देख के परेशान होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक चार्ज को देख के वो बच्चे परेशान नहीं होते जो इसका यूनिट देख लेते हैं, क्योंकि उनको ये अंदाजा हो जाता है कि एग्जामिनर क्या बात कर रहा है। स्पेसिफिक चार्ज यानी कि लिखा हुआ है कूलम पर किलोग्राम, तो कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज,
एंड मास, तो ये आप इसको इस तरह डिकोड कर सकते थे। यही होगा स्पेसिफिक चार्ज। तो ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है। इसके बाद क्वेश्चन कहता है क्या करो, वो कहता है डिटरमिन वेदर द गिवन स्पीड इज एनफ टू मेक दीज न्यूक्लियाई कम इन कॉन्टैक्ट। यानी कि इनके ऊपर अप्रोच वाला सिस्टम, जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, वो वैलिड होगा भी या नहीं होगा। यानी कि ये जो स्पीड है, ये इतनी इनफ है कि ये यहाँ तक चला जाएगा या ये पहले ही रुक जाएगा। तो अगेन वही काम करते हैं, काइनेटिक लॉस्ट इक्वल्स टू पोटेंशियल गेन। क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हैं, तो बजाय इसके कि हम डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जाएं, हमें रिकमेंडेड होगा कि हम इसे ऐसे लिखते हैं, क्योंकि हमें चार्ज टू मास नजर आ जाएगा इस तरह से, अगर आप ध्यान से देखें तो v के लिए अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो ये डायरेक्टली बन जाएगा 2q v/m, जिसमें से चार्ज टू मास आपको पता है और वेलोसिटी वोल्टेज आपको पता है, राइट। तो ये अगर आप प्लग इन करते हो तो जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, यानी कि वो आती है 1.7 एक्सपोनेंट 5 मीटर्स पर सेकंड। यानी कि इस इक्वेशन के लिए ये जो बात, ये जो इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन के लिए जो बात ट्रू है वो है ये स्पीड। तो क्या हमारे न्यूक्लियस के पास वो स्पीड है? आंसर इज नो। तो दैट मीन्स इसका डिस्कशन क्या हुआ कि नॉट एनफ। ये कंक्लूजन होंगे। क्या ख्याल है? ये बताओ, ये बात समझ में आती है? नहीं। अच्छा, तो इसे नोट डाउन कर लो प्लीज, फिर आगे चलते हैं। Good. अब इस सेशन के दो तीन और लास्ट क्वेश्चंस करने हैं। उसमें सबसे पहले तो मुझे आपको ये बताना है कि एक दफा डेफिनेशन आई थी, वो क्या थी? वो थी डिफाइन द टर्म कंडक्टर। बड़े मजे का मैजिकल सीन था ये। तो जाहिर है सबने वही लिखा होगा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ जैम्स तो थोड़ा और आगे निकल गए थे, उन्होंने तो लिख दिया था मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कुछ अपने आप को बहुत आइंस्टाइन समझ रहे थे, उन्होंने बोला कि कंडक्टर्स हैव मेटालिक बॉन्ड्स, कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर्स है आर सॉलिड्स। तो ये सारी जितनी भी बातें हमने की हैं, ये सारी केमिस्ट्री की बात है। एग्जामिनर ने इनको देखा होगा, हंसा होगा एग्जामिनर, और खुश हो रहा होगा, और उसके बाद एग्जामिनर ने उनको जीरो दिया होगा और आगे बढ़ गया होगा। तो अब क्वेश्चन इसके भाई कंडक्टर होता क्या है? तो फिजिक्स के डेफिनेशन में
conductor is conductor is defined as a substance which has zero electrical field on the inside and all of its electrical field outside. यानी कि क्या कहना चाह रहा है वो? कहना वो ये चाह रहा है कि कंडक्टर वो होता है जो एक हॉलो स्फेयर होता है और सरफेस पे उसके चार्ज होता है, जिसके लिए आपको अगर याद हो, जब हमने ये लेसन शुरू किया था तो हमने ये बात बताई थी आपको कि इसके लिए अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड का ग्राफ बनाओगे, याद आता है क्या कैसे बन रहा था उसका? तो इनिशियली वो यूं जाएगा जीरो यहाँ तक, तो यूं जाएगा, फिर वो इस पॉइंट पे मैक्सिमम हिट करेगा और फिर वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। ये हमने काम किया था, शायद आपको याद भी हो। तो दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये होना चाहिए आर, राइट? और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी। तो एक ऐसी चीज को हम कंडक्टर कहते हैं जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड ना हो और सारा चार्ज उसके बाहर हो। तो इसी का अगर मैं आपसे ये कह दूं कि फॉर द सेम थिंग ड्रॉ मी अ पोटेंशियल डिफरेंस ग्राफ या पोटेंशियल ग्राफ, वी और आर का ग्राफ बना दूं, तो ऑब्वियस सी बात है, इनिशियली जब इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी नहीं होगा भाई, राइट? और उसके बाद जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड शुरू होगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा और फिर वो डिक्रीज होगा। तो एक तो ये ग्राफ भी एग्जामिनर आपसे एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जो थोड़ा सा बच्चों को तंग करता है वो ये होता है, उसमें तंग होने की कोई बात बनती नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। तो एग्जामिनर ऐसे भी इसे एक्सेप्ट कर लेता है। अब एग्जामिनर का ये कहना होता है कि भाई ये वाला जो रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है, दैट मीन्स यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो करेगा। वो हॉरिजॉन्टल लाइन आप अलोंग एक्स एक्सिस भी बना सकते हैं, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन आप कोई भी इक्वल पोटेंशियल सरफेस हो अगर आपके पास, जो अभी आज हमने किया है, वो आप अलोंग दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो ऑन दी एक्स एक्सिस भी हो, वो थोड़ा सा ऊपर भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, तो वो आप यहाँ पे बनाओ या यहाँ पे बनाओ, बात देखिए। सो ये दीज बोथ आर एक्सेप्टेबल, कोई मसला नहीं। ठीक है। बेटा यहाँ तक बात समझ में आती है सबको? अब आते हैं एक दूसरी चीज पे। दे कैन ऑल्सो आस्क अस टू डिफाइन
a point charge. So question can be define a point charge. Point charge मतलब एक solid charge. So how do we define it? So a point charge satisfies the equation E is equals to Q over 4 pi epsilon naught into R squared. Similarly, or satisfies the equation वो जो पोटेंशियल डिफरेंस वाली है V इज इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught into Q over R. दोनों इक्वेशंस को अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिकली रीड करें तो ई आर स्क्वायर्ड शुड बी कांस्टेंट या वी आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. अब ये कहाँ से आ गया? देखो ये चार्ज के लिए तो ये सब कुछ कांस्टेंट होगा ना, ये तो फिक्स ही है. तो इनका प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो ये चीजें कांस्टेंट होगी. तो अब लेट से एक ग्राफ गिवन है आपको इस तरह का, ई का और आर का, और ये कर्व बना हुआ. ठीक है. अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि भाई मेरे पास लेट से ये वाली वैल्यू है 16 और ये वाली वैल्यू है 1, या इसी तरह से लेट से ये वाली वैल्यू है मेरे पास 4 और ये वाली वैल्यू है 2. तो मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरा आंसर 16 आ रहा है. तो 16 × 1 स्क्वायर्ड इज 16. ठीक है. यहाँ पे चेक करते हैं तो 4 × 2 स्क्वायर्ड, तो दैट 16. दैट मीन्स कि ये जो कर्व बना हुआ है ये एक पॉइंट चार्ज के लिए बना हुआ है. इसी तरह से अगर हम यहाँ पे आ जाए वी और आर के लिए, तो लेट से ये ऐसे बना हुआ है. यहाँ पे आ जाते हैं तो ये से कोई भी वैल्यू उठा लें, 30 और 6 है. यहाँ पे आ जाए जैसे ये वैल्यू उठा लें, ये 12 है और ये 15 है. तो 30 × 6 180 और 15 × 12 180. तो आप ये कंक्लूजन दे सकते हो कि भाई ये भी पॉइंट चार्ज है. ये बताओ, ये बात समझ में आती है? थर्ड वाला ग्राफ कौन सा वाला ग्राफ? ये वाला ग्राफ कह रहे हैं सकीना. तो बिल्कुल बेटा ये समझा देते हैं, आपको कोई मसला नहीं है. यहाँ पे आप देखें हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है क्योंकि हमने कहा कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2.0 है, राइट. तो हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस पूरे एक्सिस पे कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं. ये एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है क्योंकि जब तक वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तब तक डिफरेंस इन पोटेंशियल जीरो है. ये बताओ, ये बातें समझ में आती है सबको? नहीं. अब आई डोंट सी कि अब इसके अंदर कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है इलेक्ट्रिकल फील्ड में
जो क्या कहते हैं, किसी भी तरह से मैंने अनटच छोड़ा है। एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड। मैं कोशिश ये करता हूँ कि ये भी आपको भेज दूँ अभी। तो सब कुछ इस लेसन में कवर हो गया है। और अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, दो तीन बच्चों ने तो करना शुरू कर दिया है। वो जो मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस वाली एक वर्कशीट दी थी, उसमें ग्राफ्स भी हैं, चीज़ें भी हैं। तो अगर आप वो कर लें, और जब हम नेक्स्ट मिलें, हमारी कल क्लास होती है, कल मिलें हम, तो हम उसके डाउट्स वगैरह डिस्कस कर लें और फिर हम अपने न्यू चैप्टर की तरफ बढ़ें। ठीक है? तो वुड यू गाइस बी एबल टू डू दैट? जिनके डाउट्स मेरे पास ऑलरेडी हैं वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने कवर नहीं की। हमने पूरा इलेक्ट्रिसिटी हर तरह से, हर पॉसिबल सिनेरियो मैंने कोशिश की है कि मैं करवा दूँ आपको। ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। अपना ख्याल रखें। तब तक अल्लाह।